कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की अब बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा आज रामबन से श्रीनगर की ओर बढ़ रही है और इससे पहले ये यात्रा जम्मू कश्मीर प्रवेश के बाद कठुआ से सांबा होते हुए जम्मू पहुंची थी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। इस यात्रा के जम्मू कश्मीर प्रवेश से पहले सुरक्षा को लेकर कुछ एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी से कुछ रास्ता पैदल चलने के बजाय कार से यात्रा करने को कहा है। वहीं इस यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। कल से ही उनकी यात्रा में एक सघन सुरक्षा घेरा बनाया गया है। यात्रा 27 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी और कन्याकुमारी से चली इस यात्रा का 30 जनवरी को समापन होगा। यात्रा के समापन के लिए कांग्रेस ने इस मौके पर कई विपक्षी पार्टियों को आने का न्योता दिया है। नजीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नजीर, बताइए आज क्या कार्यक्रम है भारत जोड़ो यात्रा का, कौन कौन जुड़ सकता है और सुरक्षा एक बड़ी चिंता है वहां पर, उसके कैसे इंतजाम है? जी, सुरक्षा से बड़ी चिंता है यहाँ की ठंड, और जो आप देख सकते हैं बर्फबारी कितनी है और सुरक्षा फोर्सेस इस पूरी बर्फबारी में किस तरह ड्यूटी दे रहे हैं, इस यात्रा की हिफाजत कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी थोड़ी देर में यहाँ से बानिहाल रेलवे स्टेशन से यात्रा शुरू कर रहे हैं और यात्रा शुरू क्योंकि रेलवे स्टेशन से होता जो पहली ट्रेन थी बारामुल्ला से बानिहाल तक, उसको रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा के काफी ही मजबूत इक़दाम किए गए हैं, लेकिन उसके साथ सर्दी का काफी ख्याल रखना है कि ये देख सकते हैं ये बर्फबारी कितनी है। यहाँ हर जगह ये आप देखेंगे झंडे यहाँ लहराए गए हैं, राहुल गांधी की होर्डिंग्स, कटआउट्स हर जगह आपको दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप बर्फ से गुजरना पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा को, और इसके साथ साथ सुरक्षा जब कश्मीर घाटी में तकरीबन 11 बजे के आसपास कश्मीर घाटी में यात्रा पहुंचेगी तो सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। इस रोड को ट्रैफिक के लिए, नॉर्मल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आज उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं बानिहाल से, और राहुल गांधी को ये यात्रा सस्पेंड करनी पड़ी वेडनेसडे को, जब वहां कहीं एक पसियां गिर आई श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे और उसकी वजह से यात्रा बंद करनी पड़ी। कल विश्राम का दिन था 26 जनवरी को, आज यात्रा दोबारा शुरू हुई। लेकिन दो चैलेंज जो हम पहले से बता रहे हैं, एक तो है सुरक्षा का यहाँ और दूसरा है मौसम की। यहाँ मौसम की वजह से यात्रा को सस्पेंड भी करना पड़ा। मौसम की वजह से अब ये राहुल गांधी को शायद जैकेट और वुलन भी लगाने पड़ेंगे। यही मैं नजीर आपसे पूछना चाह रहा था कि बाकी राज्यों में तो उनको ठंड नहीं लगी, मगर यहाँ जो आपके पीछे का नजारा हम देख रहे हैं, लग रहा है कि यहाँ ठंड लग सकती है उनको। जाहिर सी बात है, बर्फ में वो चले तो कुछ इतने बर्फ में तो चलना एक टी शर्ट में मुमकिन नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ वुलन लगाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए जो ट्रेडमार्क टी शर्ट था, कश्मीर घाटी में कई चीजें बदलती हैं लोगों के लिए, ये चीज भी शायद बदल सकती है राहुल गांधी की ट्रेडमार्क टी शर्ट, और उसको यहाँ जैकेट और वुलन भी लगाने पड़ेंगे। शुक्रिया नजीर आपका इस सब जानकारी के लिए। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो है यहाँ पर चल रही है। तो नजीर बता रहे थे कि मौसम काफ़ी सर्द है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो रास्ता जहाँ से उनको गुजरना है उसको खाली करा लिया गया है, और ये तस्वीरें भी आप देखिए बनिहाल की, जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर होर्डिंग्स वगैरह भी राहुल गांधी की इस यात्रा का जो रास्ता है वहाँ पर लगाए गए हैं। तो कन्याकुमारी से शुरू हुई ये भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस की, ये अब जम्मू कश्मीर में है और 30 जनवरी को इसका समापन होना है, और इसके लिए खास इंतजाम भी कांग्रेस ने किए हैं। विपक्षी पार्टियों को आने का न्योता दिया है, लेकिन उससे पहले जितने दिन यहाँ पर कश्मीर में चलना है इस यात्रा को, वहाँ पर ठंड एक बड़ी चुनौती इस यात्रा के लिए हो सकती है, क्योंकि जैसे कि नज़ीर भी बता रहे थे सर्द मौसम है, काफ़ी वहाँ पर बर्फबारी हुई है। उनके पीछे भी आपने देखा किस तरह से सब तरफ जो है बर्फ नजर आ रही है। बाहर
क्लब चलते रात को, तो 3-4 बजे जाते हैं, गली गली में घूम रहे हैं। साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। मिशन 156 पर अशोक गहलोत ने काम शुरू कर दिया है। गहलोत को उम्मीद है कि राज्य में सरकार ने जो चौतरफा विकास के काम किए हैं उनके मुताबिक उसी आधार पर इस बार सत्ता के बदलाव की परंपरा टूटेगी और राज्य की कुल 200 में से 156 सीट जीतकर लगातार दूसरी बार कांग्रेस की यहां पर सरकार बनेगी। गहलोत ने बीजेपी और बिना नाम लिए पायलट पर भी निशाना साधा। सचिन पायलट ने पिछले दिनों कहा था कि 2013 से 18 के बीच उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने राज्य में बहुत काम किया, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में आई। दारू की दुकानें जो है, हम जब 98 में सरकार बनाई थी, हमने 156 सीटें आई थी जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो मैं चाहूंगा मिशन 156, मिशन 156 लेके चले हम लोग। इस रूप में हमने काम शुरू कर दिया है। 4 साल बिताए हमने, चारों बजट हमारे शानदार आए हैं। इस बार का बजट भी शानदार आएगा, ये हमारा प्रयास है। हम चाहेंगे कि राजस्थान को देश में नंबर 1 स्टेट बनाए। और अब बात बीबीसी की फिल्म की, जिसे लेकर बढ़ते विवाद से जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। केरल में कांग्रेस ने फिल्म का प्रदर्शन किया। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। यहां एसएफआई की तरफ से फिल्म का प्रदर्शन हुआ और फिल्म के खिलाफ भी आवाज उठ रही है। हैदराबाद में एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब ये फिल्म खत्म हुई उस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता वहां पर मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट आप देखिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जो स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था वो अभी खत्म हुआ है। यहाँ पे पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट से कोई बाधा नहीं दिया गया है। जो छात्र, जो लोग यहाँ डॉक्यूमेंट्री देखने आए थे वो देखे हैं पूरी तरीके से और बिना कोई लॉ एनफोर्समेंट के इंटरफेरेंस से देखे हैं। आज यहाँ पे एसएफआई द्वारा ये स्क्रीनिंग का जो अपील था वो किया गया था। आने वाले दिनों में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग का एक प्लान है, वो भी एसएफआई द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छात्र डॉक्यूमेंट्री देखे हैं वो यहाँ पे बिना कोई परेशानी के देखे हैं। अभी खत्म हो गया है और ये स्क्रीनिंग जो है अब खत्म हो गया है। यहाँ पे अभी जो है पैकअप किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक शायद प्रश्न था कि क्या पुलिस यहाँ के आके कोई बाधा देंगे, क्या ये स्क्रीनिंग होने देंगे। ऐसा कोई चिंता कम से कम आज तो नहीं दिखाई दिया। अब लोग जाना शुरू कर दिया है। डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने दिखाया है, जो एसएफआई है, उनका कहना है कि यहाँ पे कोई बाधा नहीं होनी चाहिए लोगों का डॉक्यूमेंट्री देखने से। कल प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कैंपस में स्क्रीनिंग का प्लान है और जैसे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग अभी ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे स्क्रीनिंग के बाद अब लोग निकलना शुरू हो चुका है और डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग इस वक्त खत्म हो गया। जैसे हम बता रहे थे, ये जो बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री है उसी का स्क्रीनिंग था जिसे आज यहाँ पे जो फिल्म दिखाया गया। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात आज नहीं हो सकेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को आज शाम 4 बजे मिलने का वक्त दिया था। एलजी ने कहा था कि केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट और कोई भी 10 विधायक लेकर उनसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन इसके जवाब में सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो आज पंजाब जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने एलजी साहब से मीटिंग का समय बदलने की गुजारिश की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी घोषणा की है। दिसंबर महीने में महाराष्ट्र के शीतकालीन सत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देने की बात करने वाले फडणवीस ने अब विधान परिषद के चुनावों से पहले बयान दिया है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नकारात्मक नहीं है।
विश्लेषण केलं, तुम्ही तुमच्या काळातच केलं, मी ते बघितलं. सरकार पुरानी स्कीम को लागू नहीं करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण सरकार को 1.10 लाख करोड़ का भार पड़ेगा। एक मिनिट. महाराष्ट्र के शीतकालीन सत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम को राज्य में लागू नहीं करने की बात महाराष्ट्र विधानसभा में करने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब विधान परिषद चुनावों से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अपने पक्ष को बदलते नजर आ रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नकारात्मक नहीं है। की आम्ही याच्याबद्दल कुठेही नकारात्मक नाही. हम इसे लेकर नकारात्मक नहीं हैं। हम राजस्व और दूसरे विभागों से चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी फैसला किया जाएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और अगर कोई बदलाव ला सकता है वो हम ही ला सकेंगे, कोई दूसरा नहीं। कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, तो वहीं फडणवीस बीजेपी के पहले नेता हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में बात कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं। सरकार का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण सरकार को 1.10 लाख करोड़ का भार पड़ेगा। पेंशन स्कीम को लेकर देवेंद्र फडणवीस की ओर से दिए गए बयान को कांग्रेस केवल एक राजनीतिक बयान बता रही है। मेरा उनसे सीधा सवाल है, उन्होंने कहा कि मुझ में धमक है, मैं करके दिखाऊंगा। तो क्या नरेंद्र मोदी जी में धमक नहीं है? केंद्र में सत्ता आपकी है, आप डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हो, तो कहलवा दीजिए नरेंद्र मोदी जी से और लगवा दीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में, सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो ये झूठ बोलना, जुमले देना अभी बंद कीजिए, जनता को समझता है आप क्या कर रहे हो। हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश के चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम एक अहम मुद्दा रहा, जिसे बीजेपी की हार की एक वजह मानी जा रही है। अगर महाराष्ट्र पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटता है तो ऐसा करने वाला देश का पहला भाजपा गठबंधन शासित राज्य होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सभी राज्यों को ओपीएस पर वापस लौटने के खिलाफ पहले ही चेतावनी दे रखी है। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। ये सब जानते हैं कि बिहार से लाखों श्रमिक हर साल देश के हर भाग, खासकर सूरत, मुंबई, लुधियाना, दिल्ली जैसे शहरों में पलायन करके काम करते हैं। लेकिन अब एक पश्चिम चंपारण के जिला अधिकारी ने कोरोना काल में वापस गए उन्हीं श्रमिकों की मदद से एक स्टार्टअप जोन यहां पर बनाया है, जो चनपटिया मॉडल के नाम से भी जाना जा रहा है। जो कल तक किसी और की कंपनी में मजदूर थे, वो अब अपने उद्योग के मालिक हैं और दूसरों को रोजगार यहां पर दे रहे हैं। हम फिलहाल बिहार के पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में हैं। चनपटिया में एक स्टार्टअप यहाँ आज से करीब 2 वर्ष पूर्व कोरोना के समय में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे करीब 57 उद्यमियों को जो लोकल लेवल पे काम करते थे और कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाकर यहाँ पर उनका एक तरह से छोटा इंडस्ट्री स्टार्ट किया गया। पिछले 10 वर्षों से सूरत में रहते थे, तो जब कोरोना काल लग गया तो वहाँ सारा मार्केट बंद हो गया था और हम वहीं काम करते थे सूरत में अपने पति के साथ में। तो जब सब मार्केट बंद हो गया तो हम लोग घर अपने वापस लौटे। जब घर वापस लौटे तो जो मेरे पश्चिमी चंपारण के डीएम सर कुंदन कुमार सर है, उनसे क्वारंटाइन सेंटर में हमसे मुलाकात हुई। तो स्किल मैपिंग के तहत सर हम लोग से पूछे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, वहाँ क्या काम करते हैं लोग, तो सब हम लोग अपने बारे में सब परिचय दिए। तो फिर सर ने बोले कि अगर हमको आपको सारी सुविधा देंगे तो क्या आप सूरत जाइएगा? तो हम बोले नहीं सर, अगर हमें सारी सुविधा मिलेगी तो हम क्यों सूरत जाएंगे, हम यहीं काम करेंगे। इस स्टार्टअप जोन में आपको अर्चना की तरह 50 और उद्यमी मिल जाएंगे, जैसे गुलशन जो अपने पिता के साथ दिल्ली में स्टील के बर्तनों का कारोबार करते थे।
और अब उन्होंने अपने गांव के नजदीक ही ये काम शुरू कर दिया है। सबका मानना है कि उन्होंने यहाँ आने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ बिजली, पानी या बैंक लोन वगैरह के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे हम लोग बर्तन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में भी अपनी फैक्ट्री थी, अब यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बिहार में भी चालू करी है। तो दिल्ली में और यहाँ में क्या अंतर है? दिल्ली में यहाँ में कोई खास अंतर नहीं है, पर लेकिन मार्केट अच्छा है बिहार का बर्तन के मामले में। लुधियाना से लौटे श्रमिकों ने स्वेटर, जैकेट बनाने का काम भी शुरू कर दिया है और इस साल तो कश्मीर तक इन्होंने अपना सामान भेजा है, जहां इनकी बिक्री बहुत अच्छी रही है। पहले लुधियाना में 2004 से बचपन से ही वहाँ काम सीख रहा था और कर रहा था। अब मैं पूरा अपनी जो 2 मशीनें वो लगी हुई है उसका मैं डिजाइनिंग और मैकेनिकल पूरे मतलब ओके उसका काम कर लेते हैं। फिर हम लोग कोरोना में जब घर आए थे ना, तो कोरोना में जब घर आए तो फिर हम लोग का थोड़ा हालात ज़्यादा ख़राब हो गया जाने आने का, वहाँ काम करने का। तो फिर घर पे हम लोग आपस में सलाह किए, तो घर वालों की इच्छा हुई चलो ठीक है करना है करो, तो घर से हेल्प मिला। फिर हमें बैंक भी मदद करी। इस पूरे स्टार्टअप जोन के पीछे जिनका दिमाग और मेहनत है, उनका मानना है कि ये काम सबके मिलीजुली प्रयास का फल है। 2020 में जब कोविड-19 की आपदा आई तो उसके बाद सूरत, लुधियाना, अमृतसर जैसे जगहों से बहुत सारे लोग वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को वापस आए। और जब लोग वापस आ रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही क्लियर कट ये विज़न था और यह स्पष्ट निर्देश था कि हम लोगों को जो लोग वापस आ रहे हैं उनको यहाँ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड की जाए। यहाँ काम कर रहे उद्यमियों का मानना है कि अब तक सभी स्टार्टअप करीब 25 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं और इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो इसे अगले 1 साल में दुगुना किया जा सकता है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो यहाँ जितने हम वहाँ से हमारे जितने कामगार आदमी थे, लेबर तो हम कहेंगे नहीं, कामगार ही स्किल वाले हैं, क्योंकि देखिए लुधियाना, दिल्ली, सूरत, चाहे आप कहीं पे भी जाइए वहाँ 80% कम से कम बिहार के आदमी मिलेंगे हर एक लाइन में। तो उसमें लॉकडाउन में क्या हुआ कि हमारे जो डीएम सर है ये स्किल मैपिंग करवाए थे। यहाँ पूछे कि तुम लोग जो वहाँ कर रहे हो वो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ अगर सब फैसिलिटी दिया जाए तो करोगे। ये तो छोटा है, अभी कुमारबाग में 470 एकड़ ज़मीन है, वो हम बनाना शुरू करवा दिए हैं। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस साल मई में गोवा में होने जा रहे शंघाई शिखर सम्मेलन यानी एससीओ के लिए भारत ने पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों को न्योता भेजा है। पाकिस्तान की ओर से इस पर जवाब आया है, जिसमें कहा गया कि भारत के निमंत्रण पर अभी फैसला होना बाकी है। पाक विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वो न्योते की समीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद फैसला करेंगे। भारत शंघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीते की तबीयत बिगड़ी है। कूनो में मादा चीता साशा की हालत बिगड़ने से उसकी सेहत को लेकर कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन के अफसरों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वैसे एक अच्छी खबर भी है कि दक्षिण अफ्रीका से कूनो आने वाले 12 और चीतों का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए 5 मादा और 3 नर चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। 3 महीने से ज्यादा वक्त तक बाड़ों में बंद चीतों को क्रम से खुले जंगल में छोड़ा जा रहा है। 28 नवंबर को बड़े बड़े बाड़े के कंपार्टमेंट नंबर 5 से 3 मादा चीते सवाना, शाशा और सियाया को छोड़ा गया था। लेकिन हाल ही में रूटीन मॉनिटरिंग में मादा चीता शाशा के बीमार होने की खबर आई है। डिहाइड्रेशन के साथ उसकी किडनी में कुछ दिक्कत है। इलाज के लिए भोपाल से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कुनो गई है। डेली मॉनिटरिंग टीम हमारी जाती है, उसमें एक
मादा को देखा था उन्होंने कि थोड़ा सा अशक्त लग रही है, कुछ मतलब पेट खाली लग रहा है उसका, उसको देखा उन्होंने ऑब्जर्वेशन में, फिर रेगुलर चेकअप वगैरह किया तो उसका कुछ जांच वाँच कराई, उसमें कुछ लगा कि उसकी कुछ किडनी उडनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुछ, या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उसका तत्काल ट्रीटमेंट शुरू किया उन्होंने। और फॉरेन में जहाँ पर विशेषज्ञ हमारे साउथ अफ्रीका में और नामीबिया में, उनसे भी चर्चा करके डॉक्टर साहब लोगों ने, और कुछ मशीनें वगैरह जो हमें चाहिए थी जो अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो वो फिर भोपाल से मशीनें भी मंगवाई है। इस बीच एक और खबर है कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले चीतों के एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले कहा था कि फरवरी से पर्यटक कूनों में चीतों को देख सकेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश इस समय टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, बल्चर स्टेट है और अब चीता स्टेट भी है। फरवरी में संभावना है, क्योंकि अब बड़े बाड़े में छोड़ें, इसके बाद खुले में उनको छोड़ेंगे, पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न हैं, तो फरवरी में हम ये संभावना जता रहे हैं, जो अभी विशेषज्ञों से बात हुई है, कि धीरे धीरे खोलना प्रारंभ करेंगे। सरकार चीता सफारी की तैयारियों में भी लगी है, लेकिन शाशा के बीमार होने से ये कुछ दिनों के लिए टल भी सकता है। नामीबिया से आए 8 चीतों को 4 महीने के क्वारंटीन के अवधि में छोटे बड़े बाड़ों में रखा गया, जिससे अब वो शिकार करने लगे हैं। हालांकि परियोजना सफल है या असफल ये तय करने में अभी और वक्त लग सकता है। फिलहाल मादा चीता शाशा को गुर्दे में संक्रमण की वजह से विशेषज्ञों की देखरेख में रखा गया है। श्योपुर से अपने सहयोगी अजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात टॉप 5 न्यूज़ की करते हैं, वो 5 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर आप अपडेट हमसे देखना चाहें, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर हमें इसके बारे में अपनी राय भी बता सकते हैं। तो आज की बड़ी खबरों में बैन डॉक्यूमेंट्री पर जो बवाल है वो जारी है। कई यूनिवर्सिटीज़ में इसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ। उधर एलजी ने आज का वक्त जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया था, लेकिन वो पंजाब जा रहे हैं और आज मोदी सर की क्लास भी होनी है। स्ट्रेस फ्री परीक्षा का वो मंत्र देंगे और पाकिस्तान का जो रुपया है वो धड़ाम हो गया है। आर्थिक तबाही के बीच ये एक तरह से नई मार पाकिस्तान पर पड़ी है। और पठान फिल्म की बात करें तो ओपनिंग पर KGF 2 को पछाड़कर पठान ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।